Good morning, students. Welcome to Manulo classes in the live session of daily news analysis. Today is 22nd of December 2023 and you are watching with Naresh Sharma. Now we are going to discuss numerous important news which are relevant for your examination. So let's start with the first news. The first news is the Prix Versailles Award. This is very important award which is given by UNESCO. Okay, so first of all, it's an award which is given by UNESCO. And in 2023, this award has been given to Terminal 2 of Camp Gowda International Airport, that is in Bangalore. So now question will be that why this award has been given to Bangalore, this terminal of the international airport, that is Camp Gowda International Airport. So it is the award which is given based on intelligent sustainability as a cultural driver, innovation, creativity, reflection of local heritage, ecological efficiency, values of social integration. This award is given based on these parameters for an एयरपोर्ट कि किस एयरपोर्ट को बहुत अच्छे से उसका ब्यूटिफिकेशन किया गया है, कितना अच्छे से उसको सजा के रखा गया है. अगर उस एयरपोर्ट की बिल्डिंग में ये सारे फैक्टर्स शो होते हैं तो ऐसे किसी एयरपोर्ट को मिलता है यूनेस्को का प्रिक्स वर्सेलेस अवार्ड. और ये 2023 का जो अवार्ड है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु में. कौन सा? कैंप गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. और इस पूरे एयरपोर्ट में भी जो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल टर्मिनल है वो है टर्मिनल 2. तो ये जो अवार्ड मिला है इस एयरपोर्ट के इस टर्मिनल के लिए मिला है. इस टर्मिनल 2 को कई बार क्या कहा जाता है? नॉन एज टर्मिनल इन अ गार्डन. मीन्स इस टर्मिनल का इतना अच्छे से नेचुरल ब्यूटिफिकेशन किया गया है. मीन्स उसमें बहुत सारे हैंगिंग पॉट्स हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, इतनी अच्छी खासी ग्रीनरी उन्होंने उस पर बना रखी है कि ऐसा लगता है कि ये टर्मिनल जो है किसी गार्डन के अंदर बना हुआ है. तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि नेचर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और बहुत ज्यादा लाइट वगैरह उसकी बजाय इसको किससे जो है ब्यूटिफिकेशन इसका किया गया है. तो इसका ब्यूटिफिकेशन किया गया है नेचुरल फ्लावर्स प्लांट से, नॉर्मल प्लांट से, है ना, छोटे छोटे जो ट्रीज होते हैं उनसे. तो ये अपने आप में बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है. आप अगर इसको पिक्स में वीडियो में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा क्या मतलब कुछ वंडर है. नेक्स्ट न्यूज क्या है? नाउ द सिक्योरिटी ऑफ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स बाय CISF. अभी तक इससे पहले व्हाट वाज हैपनिंग कि जो पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स की जो सिक्योरिटी थी उसको अभी तक दिल्ली पुलिस देखती थी. अब 13 दिसंबर को सिक्योरिटी ब्रीच हुआ और इसमें करीब 8 दिल्ली पुलिस के पर्सनल और बाकी और भी थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया बिकॉज वहां पर कुछ लोग जो है कैनिस्टर वगैरह लेकर के उसमें एंटर कर गए और पार्लियामेंट की मीटिंग चल रही थी और उसमें वो कूद गए और उन्होंने स्मोक बॉम्ब जैसा कुछ निकाल करके वहां पे उसका यूज कर दिया. तो इसको बड़े लेवल पर सिक्योरिटी ब्रीच माना गया और दिल्ली पुलिस को अब इस सिक्योरिटी से हटा दिया गया. और ये सिक्योरिटी किसको दे दी गई है? अब अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्ट्री दिस सिक्योरिटी विल बी अंडर द सर्विलांस और कंट्रोल ऑफ द CISF. अब इसको कौन जो है कंट्रोल करेगा? तो इसको ये हैंड ओवर कर दी गई है CISF की. तो अभी इसका जो है सर्विलांस वगैरह सर्वे वगैरह किया जा रहा है. ठीक है, तो इसमें और क्या चीज है, जैसे कि हम अगर इसकी नॉर्मल सिक्योरिटी की बात करें पार्लियामेंट की तो ओवरऑल सिक्योरिटी इनसाइड द पार्लियामेंट
इज एडमिनिस्टर्ड बाय द लोकसभा सेक्रेटरी। लोकसभा का जो सेक्रेटेरिएट होता है उसके ओवरऑल कंट्रोल में आती है पूरे पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की जो सिक्योरिटी है। अब तक इसमें जो स्कैनिंग फ्रिस्किंग वगैरह ये सब थी वो दिल्ली पुलिस करती थी, और यदि उसमें मींस आर्म इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती थी, मींस फोर्स की अगर रिक्वायरमेंट होती थी तो उसके लिए लगी हुई थी पीडीजी, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप। ये सीआरपीएफ का ही एक स्पेशल ग्रुप है, ठीक है। तो ये अब तक इस ड्यूटी को देखती थी। बाकी ये तो अब मींस इश्यू क्या रहेगा कि सारा कुछ किसके अंडर में दे दिया जाएगा, सीआईएसएफ के अंडर में दे दिया जाएगा, और जो पार्लियामेंट के जो बाहरी सर्कल होगा केवल वहां पर दिल्ली पुलिस रहेगी, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस भी अपने आप में एक यहाँ पे सर्विस है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस, जो कि लोकसभा स्पीकर के अंडर में काम करती है। तो आपकी नजर में रहना चाहिए कि पीडीजी क्या है और सीआईएसएफ क्या है और पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस किसके अंडर में आती है। तो ये आती है लोकसभा स्पीकर के अंडर में। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट न्यूज। एक बड़ी अच्छी बात हुई कि एक नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल, ये इसका नाम है, एक स्क्वायरल जैसी दिखती है, हिंदी में जिसको गिलहरी बोलते हैं, ये फ्लाइंग स्क्वायरल है, और इसको लास्ट 42 इयर्स में देखना बिल्कुल नहीं देखा गया। तो जो बॉटनिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, उनको ये लगने लगा था कि ये जो स्क्वायरल है वो अब एक्सटिंक्ट हो गई है, ठीक है। अब जब इनको ऐसा लगा तो इन्होंने क्या किए, बीच बीच में बहुत सारे ग्रुप्स को, जो स्पेशलिस्ट ग्रुप्स होते हैं, उनको जंगल में भेजा गया रिसर्च के लिए, और वो काफी समय से जंगलों में घूम रहे थे कि ये इस स्क्वायरल को ढूंढा जाए कि ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो जब वो उस नाम दफा टाइगर रिजर्व के अंदर वीडियोग्राफी वगैरह कर रहे थे, पिक्स वगैरह उन्होंने ली, तो उनमें से एक पिक में किसी में इनको ये मिली है, इसका नाम है नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल। मींस अब ये एक अच्छी बात इनको दिखाई दे रही है कि नाम दफा जो फ्लाइंग स्क्वायरल है, इट मींस ये अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, ये अभी भी जो है जीवित है, ठीक है। तो नाम दफा टाइगर रिजर्व में ये मिली है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेयर दिस टाइगर रिजर्व इज। So it's in Arunachal Pradesh, and the district even is Changlang district. So let's move on next news. The important news one is that according to Supreme Court of India, the case disposed in the last year, it means that is current year 2023, these were more than the case which were registered under the Supreme Court. Okay, according to Supreme Court figures, the decided cases are 52,191. But during the same session, during the same period, the cases registered were only 49,191. So it's a good signal that we are moving in the direction of faster disposal of cases. So it's very important. तो हमें देखने से ये लगता है कि हाँ शायद अब जो है केसेस का बहुत ज्यादा पेंडिंग शायद नहीं रहेगा, जब हम इतनी फास्ट स्पीड से केसेस को जो है रिजॉल्व कर रहे हैं, उनको हम जो फाइनल जजमेंट तक पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट अभी एक इशू निकल कर के आया कि ह्यूमन राइट्स वॉच, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने मेटा पर आरोप लगाए हैं। मेटा कौन है? जिसे आप फेसबुक कहते हैं, ठीक है। अब मेटा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर में फेसबुक और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स उसके अंदर में आते हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट्स वॉच ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इसको पहले हेलसिंकी वॉच के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम रख दिया ह्यूमन राइट्स वॉच। किस पे काम करती है? ह्यूमन राइट्स के ऑब्जर्वेशन पे काम करती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसने क्या कहा है, हम उस बात पे आते हैं। किसने कहा है कि देखो जो हमास और इजराइल का वॉर जो चल रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है कि जो लोग फेसबुक पर हमास का समर्थन कर रहे हैं या पैलेस्टाइन का समर्थन कर रहे हैं फेसबुक पर,
उनके कंटेंट को, चाहे वो वीडियो हो या पोस्ट हो या पिक्स हो, है ना, उन सबको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। मींस लोग अपने व्यूज को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, किसके समर्थन में, इजराइल सॉरी पैलेस्टीन या हमास के समर्थन में। तो इस पर आरोप लगे हैं कि ये जो है एक सिस्टमेटिक ऑनलाइन सेंसरशिप का क्या कर रहे हैं, सिस्टमेटिक ऑनलाइन सेंसरशिप कर रहा है कौन, मेटा, जिसके प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो बोला इन प्लेटफॉर्म पर जब भी कोई व्यक्ति अपने कंटेंट को शो कर रहा है इजराइल इसकी पैलेस्टीन या हमास के जो है समर्थन में, तो उनके कंटेंट को डिलीट कर दिया जा रहा है या उनको ब्लॉक कर दिया जा रहा है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 1050 टाइम्स ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो ये है। तो मेटा और फेसबुक का, मेटा फेसबुक एक ही बात है, मेटा भी बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपके लिए जानने वाली बात है कि ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है। तो इट्स एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसको फाइंड 1978 में किया, ईयर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, इसको बस ये जान सकते हैं आपके व्हाट वाज इट्स इनिशियल नेम। तो इट वाज हेलसिंकी वॉच एंड करंटली it's situated or its headquarters are in New York City. Okay, that is in USA of course. I think you know it. And the next one is lowest number of audits by CAG in 2023. ये अभी एक रिपोर्ट जो है मीडिया में बड़ी सर्कुलेट हो रही है और उसमें कहा जा रहा है कि जो CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नॉर्मली ये काम क्या करता है, गवर्नमेंट का जितना भी फाइनेंशियल सेटअप होता है ना, कितना गवर्नमेंट ने एक्सपेंड किया, कितना उसका अर्न किया, वो उसमें कोई करप्शन तो नहीं हुआ, है ना, इन सारी चीजों को लेकर के जो सीएजी है ये रिपोर्ट बनाता है और ये जस्टिफाई करता है कि कोई घोटाला हुआ या नहीं हुआ, इंक्वायर करता है इन सारे के सारे मैटर्स में। तो अभी ये निकल कर क्या रहा है कि भाई पहले जो सीएजी की रिपोर्ट्स आती थी वो बहुत ज्यादा आती थी, ठीक है, लेकिन अब ये रिपोर्ट्स क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इसका क्या कहना है कि 2023 में पार्लियामेंट में जो रिसीव्ड हुई, जो टेबल हुई, वो 18 ऑडिट रिपोर्ट्स थी। आपको पता है कि ऑडिट्स का, जो गवर्नमेंट के ऑडिट होते हैं, चाहे वो यूनियन का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, इन सबके अकाउंट्स का ऑडिट करता है सीएजी। उसमें चेक करता है कि इसमें कितना घोटाला है और क्या चीजें ठीक से हुई है या नहीं हुई। तो ये रिपोर्ट बता रहे हैं कि बोला ओनली 18 रिपोर्ट्स आई है ना, और अगर ईयर वाइज एनालिसिस करें, अदर मतलब प्रीवियस ईयर्स के साथ में कंपेयर करें हम, तो 2019 से 2023 तक ऑन एन एवरेज केवल 22 रिपोर्ट्स एवरी ईयर आ रही है, ठीक है, जबकि यही रिपोर्ट्स 40 रिपोर्ट्स थी एवरेज में 2014 से 2018 में। और इसी को अगर हम कहें 2015 में, तो ये 53 रिपोर्ट्स थी, ठीक है। तो लास्ट 6 इयर्स में अगर हम बात करें तो करीब 20 रिपोर्ट पहले से क्या है, कम है। तो यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं या मीडिया हाउसेस हैं, उनका कहना है कि रिपोर्ट्स जो है बहुत कम आ रही है। किसकी तरफ से, सीएजी की तरफ से। तो एक तो इसमें लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि यार सीएजी ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो गवर्नमेंट के फेवर में काम कर रहा है। कुछ लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि जो है गवर्नमेंट चाह रही है कि रिपोर्ट कम आए, है ना, ऐसा कुछ या ये सब। तो ये आरोप जो लगे हैं, तो इसका मतलब अब जो सीएजी है वो काफी लाइमलाइट में आ गया है, काफी न्यूज में आ गया है। तो द एग्जामिनेशन में आपको ये एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन दैट क्वेश्चंस रिगार्डिंग सीएजी कैन बी आस्क्ड। तो इसका बेसिक क्या है, आर्टिकल 148 में you can find the provisions regarding the CAG. Regarding what? It's means it's an independent office है, और इसके क्या ये रोल प्ले करते हैं, क्या कौन अपॉइंटमेंट वगैरह इनका करता है, और सीएजी क्या होते हैं कि गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स का गार्जियन होता है। तो गवर्नमेंट का जो पैसा है, पब्लिक का जो फंड है, उसका क्या है, ये गार्जियन है कि वो पैसा ठीक से जो है एक्सपेंड हो, ठीक है। और ये रिपोर्ट पेश करते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं और वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अदर इसमें बात करें तो आर्टिकल 148 डील्स विद
सीएजी के अपॉइंटमेंट की बात करता है, ओथ और उसकी सर्विस कंडीशंस की बात करता है। आर्टिकल 149 की अगर हम बात करें तो उसकी क्या पावर्स होंगी, क्या ड्यूटीज होंगी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की। आर्टिकल 150 प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है ऑन सीएजी की एडवाइस पर टू प्रिस्क्राइब द फॉर्म, मींस सीएजी रिपोर्ट बना करके भेजता है, बताता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो अकाउंट्स हैं वो कैसे रखे जाएंगे, मीन्स उसके लिए कितने रजिस्टर होने चाहिए, रजिस्टर में कैसे कैसे एंट्री होंगी, है ना, कैसे डेट का फॉर्मेट क्या होगा, मनी को लिखने का फॉर्मेट क्या होगा, वो सब कौन प्रिस्क्राइब करता है, सीएजी बताता है कि ऐसे रजिस्टर गवर्नमेंट के यहाँ मेंटेन होंगे फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, यू शुड नो अबाउट these basic provisions regarding CAG, Comptroller and Auditor General of India। इसकी टेन्योर कितना होता है और इनको जो है क्या क्या इनकी पावर्स होती हैं, बेसिक फंक्शन इनका क्या होता है, ठीक है इसको। Now let's have one more important news, that one is green washing। ये अभी क्या है लाइमलाइट में है, बिकॉज यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने एयर फ्रांस, लुफ्तांजा, एतिहाद, ये कुछ जो एयर मींस एरोप्लेन की जो फ्लाइट्स वाली जो कंपनीज हैं उनमें कुछ एड्स को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। बैन कर दिया मतलब कि आप उस तरीके की ये जो कुछ ऐड कर रहे थे उनको बैन कर दिया। ऐसे क्या ऐड थे भाई, तो ये होते हैं ग्रीन वॉशिंग एड्स। ठीक है, ग्रीन वॉशिंग एड्स क्या होते हैं, आओ अब इसको जान लेते हैं कि ग्रीन वॉशिंग एड क्या होते हैं, पूछा जा सकता है आपसे। इसकी अगर हम बात करें तो देखो ये डिसेप्टिव प्रैक्टिस होती है वेयर कंपनीज और एंटिटीज क्रिएट अ मिसलीडिंग इंप्रेशन। ये जानबूझ करके ऐसे मिसलीडिंग इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि जो उनके प्रोडक्ट हैं, उनकी सर्विसेज हैं, उनके एक्शंस हैं वो कैसे हैं, एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली है या वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू रिड्यूस एमिशंस। मींस अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को, अपने एक्शंस को ये कंपनीज, ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो ग्रीन वॉशिंग करती हैं वो ऐसे शो करती है जैसे कि उनके प्रोडक्ट या सर्विस एक्शंस एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं और वो जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है उसको कम करता है। तो जब इस तरीके के मिसलीडिंग एड्स बनते हैं तो इन्हीं को कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे मिसलीडिंग एनवायरमेंट जो है एडवर्टीजमेंट होगा जिसमें एनवायरमेंट की इमेजेस वगैरह होंगी, उसमें सस्टेनेबल एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया जाएगा। जैसे मैं आपसे बात करूं, मान लो आप कोई एक शैम्पू यूज करते हैं, ठीक है, और शैम्पू क्या हो, शैम्पू में हो बहुत सारे मीन्स केमिकल्स हो, ठीक है, और वो आपसे कहे उस पर एडवर्टीजमेंट में उस पर ये लिखा हुआ हो कि ये विदाउट केमिकल है, ये केवल जो है हार्बर मीन्स क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनिक है ये, है ना, तो आप क्या समझेंगे कि यार केमिकल नहीं है इसमें, चलो हम इसको यूज करते हैं। तो इसकी इस कंपनी के, कोई एक्स नाम की कंपनी है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं या जो सर्विसेज हैं उनकी डिमांड क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, बिकॉज जो लोग एनवायरमेंट की रेस्पेक्ट करते हैं वो हो सकता है क्या करेंगे कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को ज्यादा जो है परचेज करेंगे। ठीक है, जबकि मान लो एक्चुअली में क्या हो कि इसमें बहुत सारे केमिकल्स हो। जैसे सपोज करो आप कोई एयर कंडीशनर परचेज करके लाए, उस पर उन्होंने 5 स्टार की रेटिंग दे दी, ठीक है, और कंपनी क्या बता के चल रही है कि ये बहुत ज्यादा मींस, और जो बाकी एसी के कंपैरिजन में ओनली 20% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करता है और ये 80% की क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। तो इससे इसका सीधा मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होगी, है ना, जबकि एक्चुअल में क्या हो, ऐसा कुछ ना हो, मींस ये एडवर्टीजमेंट क्या हो, फॉल्स हो। इन सच केसेस दिस काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स आर कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग। ओके, तो लोगों की आंखों पर क्या कर दिया जाता है, ग्रीन चश्मा चढ़ा दिया जाता है, मिसगाइड करते हैं उनको, जो इको कॉन्शियस कस्टमर्स होते हैं उनके अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं और उनको ऐसे शो करते हैं कि आओ भाई हमारे प्रोडक्ट्स आप परचेज करो, हमारी सर्विसेज आप हायर करो। सो आपकी जब आप हमारी सर्विसेज को हायर करोगे तो एनवायरमेंट के लिए वो कैसा होगा, अच्छा होगा।
ठीक है, इसको बोलते हैं हम ग्रीन वॉशिंग। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं। पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच बुक हैज बीन रिसेंटली सिलेक्टेड नीलम सरन गौड़ द साहित्य अकादमी अवार्ड। इंग्लिश लैंग्वेज की कैटेगरी में कौन सी बुक को ये जो महिला है इन्होंने लिखा है, ये इनकी ऑथर है इस बुक की, किस बुक को साहित्य अकादमी अवार्ड इस बार मिला है? तो ये क्या नाम है? रिक्विएम इन राग जानकी। रिक्विएम इन राग जानकी, इस बुक को इस बार साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। बाकी साहित्य अकादमी अवार्ड और ऐसे अवार्ड्स को हम क्लास में अलग से डिस्कस करेंगे, और जितने भी अवार्ड्स होंगे इस ईयर के इंपॉर्टेंट उनको हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, अभी आपने गेलेफू, ये रिसेंटली न्यूज में रहा है, आप मुझे बताइए कमेंट में कि व्हाट इज गेलेफू। ये गेलेफू क्या है, आप कमेंट में लिख करके बताइए। ठीक है, आपको पता, मुझे भी तो पता चले कि आप जो डेली न्यूज डिस्कशन को सुन रहे हो, एनालिसिस को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो उसमें से आप कितना रिटेन कर रहे हैं और कितना कंसंट्रेशन आपके पास में है। नेक्स्ट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे, आप बताइए कमेंट में। आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम डेली प्रिपेयर करवाएंगे कि एक लंबी लिस्ट आपके पास में प्रिपेयर हो जाएगी बहुत सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, और आप ये भी बताइए चलो मुझे कि अभी करंट स्पीकर कौन है लोकसभा के। ठीक है, और करंट राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, ये भी बताइए मुझे। आप बताइए कितने लोग जो है फटाफट से कमेंट में बता दीजिए कि कौन करंट चेयरमैन है राज्यसभा के, और लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे, और ये भी बता दीजिए कि राज्यसभा के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, ये भी बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि अभी जो गेलेफू जो वर्ड हम सुन रहे हैं, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, इसका बॉर्डर मिलने वाला है किसके साथ में? वो मिलने वाला है असम के साथ, असम और इंडिया। तो दूसरी तरफ में एक कंट्री है जिस कंट्री में ये गेलेफू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बन रहा है, जो कि आप हमको कमेंट में बताने वाले हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अंडर विच मिनिस्ट्री डज द मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एमपीडा जो है आती है कौन सी अथॉरिटी के अंदर आती है? तो मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो क्वेश्चन में वो आपको आंसर जब देगा तो ऑप्शन में दे सकता है वो आपको कि अर्थ साइंसेस की मिनिस्ट्री या मराइन रिसोर्सेस से रिलेटेड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, तो उससे कंफ्यूज करेगा। तो एक्चुअल में ये जो मिनिस्ट्री आती है, एक्चुअल में ये जो डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। बताइए आप मुझे, ऐसे आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि इंडिया के मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर का नाम क्या है, बताइए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, when did the geological survey of India came into existence। देखो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काफी इस समय न्यूज में रह रहा है। ठीक है, तो इसको आपको जानना होगा ये है क्या और ये कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, बता दीजिए अगर आप बता सकते हैं तो हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। ठीक है, किसका? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए, तो आज हमने क्या क्या देखा, देखो कई सारे, अभी आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। यूनेस्को का प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड मिला है कैंपगोड़ा टर्मिनल 2, जो कि कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। इसी टर्मिनल को टर्मिनल इन अ गार्डन भी कहा जाता है। ठीक है, टर्मिनल इन अ गार्डन भी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है अब सीआईएसएफ के अंडर में उसको दे दिया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, और जो सीआईएसएफ है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इंटरनल सिक्योरिटी के जितने भी इश्यूज होते हैं उस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। पार्लियामेंट की जितनी भी सिक्योरिटी होती है उसको लोकसभा का सेक्रेटरीट देखता है, और उसके अंदर जो है सीआरपीएफ की एक अपनी स्पेशल यूनिट है पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, वो सबको देखती है। और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी सर्विस एक स्पेशल विंग है जो कि लोकसभा स्पीकर के अंडर में काम करती है।
नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल है, जो काफी इस समय न्यूज में है, बिकॉज इसको लास्ट 42 ईयर्स में कभी देखा नहीं गया, और दिस टाइम इट वाज अपीयर्ड इन नाम दफा टाइगर रिजर्व। तो नाम दफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। डिस्पोजल रेट की बात करें तो इस बार सुप्रीम कोर्ट का जो केसेस का डिस्पोजल रेट है वो काफी बढ़ा हुआ है, रजिस्टर्ड केसेस से भी ज्यादा क्या हो रहे हैं यहाँ पे डिस्पोज हो रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ये इंटरनेशनल एनजीओ है, और इसने कंसर्न रेज किया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जो कि मेटा के ही प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर पैलेस्टीन के सपोर्ट समर्थन में या हमास के सपोर्ट में जो लोग कंटेंट डाल रहे हैं उसको ये जो कंपनी है वो क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। नेक्स्ट है आपका लोएस्ट नंबर ऑफ ऑडिट्स बाय सीएजी। ये सीएजी की जो रिपोर्ट है वो रिसेंट ईयर्स में कम हुई है, और ये ऐसे कुछ आरोप जो है लग रहे हैं, तो कुछ डेटा भी आया है। तो आपको जान लेना होगा कि सीएजी को आर्टिकल 148 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी ड्यूटी, जिसके फंक्शंस, पावर्स, सर्विस कंडीशन वगैरह सब दी गई है। इसकी एज 65 ईयर्स दी गई है, और इसका टेन्योर 6 ईयर्स का होता है। बाकी डिटेल्स को आप एक बार देख लीजिएगा। ग्रीन वॉशिंग की अगर हम बात करें तो ये ऐसा एडवर्टीजमेंट होता है जो कंपनीज अपने एक्शंस को, अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को हाइड करते हैं, और वो ऐसे शो करते हैं जैसे कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। फिर आपके साथ में हमने कुछ क्वेश्चंस जो है डील किए हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं। इन क्वेश्चंस को आप कमेंट्स में बताइए और अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। आपके पास में थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा, और वहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। Goodbye.